2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। So hey guys, this is Mr. Crime Expert and you watching Crime Expert Explanation. So guys, हाजिर हूँ फिर से आपके लेकर एक क्राइम की घटनाओं को। आज जिस घटना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये घटना हाल ही में घटित हुई है। इस घटना से रिलेटेड एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसे आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। ये घटना जो यूपी के बुलंदशहर की है, जो हाल ही में घटित हुई थी, हम इस केस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर लोगों की मानसिक हालात किस तरीके तक खराब हो सकती है और वे किस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। अक्सर मूवी जो कि एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होती है, जिसमें सारे के सारे पात्र काल्पनिक होते हैं और लोग इन्हें मनोरंजन की तरह देखते हैं, पर हमारे समाज में कुछ ऐसा वर्ग भी होता है जो मूवी से गलत तरीके से इंस्पायर्ड भी हो सकता है। लोग मूवी को किस तरीके से लेते हैं ये पूरी तरीके से लोगों पर डिपेंड करता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने गलत कामों को मूवी के जरिए जस्टिफाई करते हैं। आज का ये केस इन सारी घटनाओं पर आधारित है या फिर इन सारे इंसिडेंट से, इन बातों से रिलेट करता है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि इस दुनिया में कई तरीके की मानसिकता के लोग मौजूद हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये घटना है यूपी के बुलंदशहर की और जिस दिन ये घटना घटित हुई वह दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह ही था, पर उस दिन दोपहर के 2 बजे एक ऐसी घटना घटित हुई। लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उन्हें तुरंत पुलिस को कॉल करना पड़ा। दरअसल बुलंदशहर के एक कब्रिस्तान के पास दोपहर के 2 बजे लोगों ने देखी एक लाश जो कि एक 30 साल की लड़की की थी, जिसका नाम आशमा था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसका शव यहाँ पर कैसे आया? क्या ये इसकी मौत हुई है या इसका मर्डर, और जिसने इसे मारा है वो है कौन? तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी केस की, जिसका नाम है अदनान आसमा मर्डर केस, जो कि हाल ही में घटित हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले। ये कहानी है सलीम और आसमा की। 2 साल पहले ये दोनों एक नए कपल थे, अभी अभी इनकी नई शादी हुई थी। ये जो नया कपल होता है ये बुलंदशहर के खुर्जा नगर में एक घर में जाकर रहना शुरू कर देता है। बेसिकली जिस घर में ये रहते थे वो एक चौल की तरह था, जहाँ पर ये किराए से रहा करते थे। उस घर में ये अकेले नहीं थे, इनके अलावा और भी लोग थे जो इसी तरीके से किराए से रहा करते थे। बेसिकली ये लोग थोड़ी फाइनेंशियली वीक थे, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये एक घर को रेंट करेंगे जहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, जो कि उस घर का किराया आपस में बांट लेते हैं। सलीम और आशमा जिनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सलीम जो कि पेशे से एक होटल में वेटर का काम किया करता था, हालांकि वो अपनी मेहनत के अनुसार जितना वो कमा सकता था कमाता था और पूरा का पूरा वो अपने परिवार में लगा देता था। पर ये फैमिली तो है सलीम और आसमा की, पर हम बात कर रहे हैं अदनान आसमा केस की। तो अदनान कहां से आ गया? तो गाइस, जिस घर में सलीम और आसमा रहा करते थे उसी घर में अदनान अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। हम कह सकते हैं कि ये उस चौल को या फिर उस घर को बांटा करते थे, ये शेयर करते थे एक दूसरे से। अदनान भी एक शादीशुदा आदमी था, उसकी भी अपनी एक पत्नी थी। अदनान की शादी हो चुकी थी। हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 कपल थे, एक था अदनान और उसकी वाइफ, वहीं एक सलीम और आसमा। हम बात करें अदनान की, तो अदनान की भी फाइनेंशियली हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। हम कह सकते हैं कि वह सलीम की तरह ही था। सलीम के पेशे के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन अदनान आखिर क्या काम करता था इसके बारे में कोई भी क्लियर बातें निकल कर नहीं आ रही है। अक्सर लोगों का कहना है कि अदनान कोई भी काम कर लेता था जिससे उसे पैसे मिलते थे। सलीम और आसमा एक नॉर्मल कपल की तरह ही वहाँ पर रहते थे। वहीं हम बात करें अदनान की, तो अदनान की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग थी। अदनान के वीडियो जो बाहर निकल कर आए उसे देखकर लोगों ने जज किया और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कैसे अदनान जो कि मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, खासकर संजय दत्त की मूवी से। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। सर वो अपनी रियल लाइफ को मूवी से काफी ज्यादा रिलेट करता था, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोग अपने हीरोज को एडमायर करते हैं और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बात आगे जाकर बहुत बड़े क्राइम को जन्म देने वाली थी या फिर उसे प्रोत्साहित करने वाली थी। अदनान जो कि मूवीज और हीरोज को काफी ज्यादा एडमायर किया करता था, उसने अपनी पर्सनालिटी भी कुछ इस तरीके की बना ली थी, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह चलना और उस तरीके से अपने बाल को रखना। हम बात करें सलीम और आसमा की, जो कि अदनान के साथ उसी मकान में रहा करते थे, तो जो सलीम था वो काफी ज्यादा मेहनती इंसान है। वो अपनी वाइफ के लिए बहुत मेहनत करता है और वह जितना कमा सकता था वो उतना कमा कर लाकर अपनी वाइफ को देता है। वहीं अदनान जो कुछ ज्यादा काम नहीं करता था, इसी के लिए वो घर पे रहा करता था और तभी उसकी
नजर पड़ती है सलीम की पत्नी आसमा के ऊपर। सलीम जो अक्सर अपने काम के लिए बाहर चला जाता था, वहीं अब रहते रहते अदनान जो कि अब आसमा के ऊपर नजर रखने लगा था। और ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ के एक दिन अदनान ने आसमा को अप्रोच भी किया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा शौक या यूं कहे कि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आसमा भी इसके लिए तैयार हो गई। आसमा ने यहाँ पर अपने पति का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और अब वह सलीम के बजाय अदनान के करीब आने लगी थी। सलीम बेचारा जो कि होटल में मेहनत किया करता था और उसके पीठ पीछे उसके घर पे क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं था। सलीम की गैर मौजूदगी में अदनान और आसमा मिला करते थे और धीरे धीरे इनका मिलना अब आगे स्टेप बढ़ते जा रहा था और अब ये एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। इनका रिलेशनशिप अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल चुका था और ये कई बार फिजिकल भी हुए थे। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अदनान और आसमा अपने अपने पार्टनर को चीट कर रहे थे, उन्हें धोखा दे रहे थे। हालांकि थोड़े दिन बाद सलीम ने इन सारी घटनाओं को नोटिस कर लिया था, यानी कि अब वह धीरे धीरे बातों को जानने लगा था। सलीम यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब वो वहाँ पर नहीं रहेगा। अब तुरंत ही अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, दूसरी लोकल जगह पर अब रेंट से रहने लगता है। सलीम का ऐसा करने का रीजन ये था कि उसका सोचना था कि अदनान और आसमा जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो इनका रिलेशनशिप टूट जाएगा। बेसिकली यहाँ पर सलीम ने वो सब कुछ किया जो वो ये कर सकता था अपनी पत्नी को बचाने के लिए या अपने परिवार को बचाने के लिए। पर सलीम को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि वो जितने भी एफर्ट डाल रहा है सबके सब नाकामयाब होने वाले थे। अब जैसे कि हमने इस केस की शुरुआत में ही बात करी कि कैसे अदनान एक फिल्मी इंसान की तरह था, यानी कि वो मूवी से काफी ज्यादा रिलेट करता था और अब जो सिनेरियो उसके साथ घटित हुए थे ये मूवी से काफी ज्यादा रिजेंबल करते थे। यानी ऐसी लव स्टोरी हमने मूवी में देखी है कि कैसे तो प्यार करने वाले जोड़ों को अलग कर दिया जाता है और अदनान इन्हीं सारी सिनेरियो से अपने आप को रिलेट कर रहा था। हालांकि सलीम ने इन्हें अलग कर दिया था पर वो ये बात नहीं जानता था कि इसके पीठ पीछे अदनान और आसमा अभी भी मिलते हैं। ये बाहर ऐसे ही नहीं मिल सकते थे क्योंकि लोकल में लोग इन्हें देखते तो बातें बनाते, इसलिए वो अब एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर लोग अक्सर कम जाया करते हैं और वो जगह थी कब्रिस्तान, जहाँ पर अक्सर आसमा और अदनान आकर मिला करते थे, जहाँ पर अक्सर आसमा अदनान के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करती थी। और ये वही जगह थी जहाँ पर अदनान और आसमा की प्रेम कहानी आगे बढ़ती थी। अब क्योंकि अक्सर कब्रिस्तान खाली होते हैं इसलिए इन दोनों के मिलने की घटनाओं के बारे में लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। अदनान जो कि आसमा से ऑब्सेस हो चुका था, अब क्योंकि इनके बीच की दूरियां बढ़ चुकी थी, इन्होंने अपना घर बदल लिया था, यानी एक दूसरे से दूर हो चुके थे, इसलिए अब अदनान को आसमा से बात करने की जरूरत पड़ती थी। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह एक फोन खरीदेगा और आसमा को दिलाएगा ताकि अदनान आसमा से उस फोन के जरिए बात कर सके जब भी वह उसे बात करना चाहे। अब क्योंकि अदनान को आसमा से बात करना था और आसमा के पास फोन नहीं था, इसलिए अदनान जो कि मेहनत करता है, पैसे कमाता है और एक 10,000 रुपए का फोन आसमा को दिला देता है। अदनान जिसने आज तक अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, वो अब अपने प्यार यानी कि एक पराई औरत या यूं कहे कि जिसका अपना एक पति है और वह उसे चीट कर रही है और उसके साथ रिलेशनशिप में है, उस औरत के लिए 10,000 रुपए खर्च करता है और उसे एक नया फोन दिलाता है। अदनान जो कि अपनी लाइफ में काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था और उसके लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ पर तुम अदनान की मेंटल स्टेट को समझ सकते हो कि कैसे वह अपनी वाइफ के ऊपर खर्चा करने की बजाय आसमा के ऊपर खर्चा कर रहा है जो कि एक पराई औरत है। अदनान जो कि इस तरीके के खर्चों को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, पर क्योंकि उसे आसमा से प्यार था, वो उसे चाहिए थी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी ऐसे खर्चे करता है। और कहीं ना कहीं आसमा को जो अदनान से अटेंशन मिल रहा था और अदनान जो उसके ऊपर खर्चा कर रहा था तो वह भी इसे एंजॉय कर रही थी। सलीम बेचारा जो कि मेहनत करते हुए जैसे तैसे अपने परिवार को चला रहा था, आसमा के पेट पाल रहा था एक तरीके से, वहीं सलीम जो कि उसे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। यहाँ पर आसमा एक गलती कर देती है, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि जिससे वह गिफ्ट ले रही है, जो वो उस गिफ्ट की वर्थ को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो उसके पीछे कितना पागल हो चुका है और यही पागलपन फ्यूचर में उसके ऊपर भारी पड़ने वाला था। अदनान ने अपनी बीवी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, अब वह उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, उसके दिमाग में तो अब आसमा ही चल रही थी। वहीं आसमा ने भी अपने मेहनती पति सलीम को नजरअंदाज कर दिया और अब वह आसमा वो सब अदनान को दे रही थी जिसका असल हकदार तो उसका मेहनती पति सलीम था। वहीं अदनान भी यही कुछ कर रहा था, वो आसमा को वो सब दे रहा था जो कि उसे अपनी पत्नी को देना चाहिए था। वहीं हम बात करें सलीम की, जिसे ये बात पता थी कि हालांकि उसने अदनान और आसमा को दूर दूर कर दिया है पर वे अभी भी मिलते हैं। सलीम ने हर वो चीज ट्राई करी जिसके जरिए वो अपने परिवार को बचा सकता था, पर वह हर चीजों में नाकामयाब रहा और कहीं ना कहीं अब उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। सलीम ये बात जानता था कि अदनान की मेंटली हालत कैसी है, वह चीजों को किस तरीके से सोचता है। वहीं उसने अपनी पत्नी आसमा को भी समझाने की कोशिश करी, पर आसमा जो उसकी बात को सुनी नहीं रही थी, यानी कि अब सारी चीजें सलीम के हाथों से निकल चुकी थी और यही वो बड़ी गलती थी जिसके कारण आसमा को बाद में पछताना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे अब ये दोनों अलग अलग घर में रहना शुरू कर देते हैं, तो अब इनके बीच बातचीत होने का साधन केवल फोन था। अब
अदनान को जब भी बात करना रहता था, क्योंकि उसने आसमा को तो फोन दिला ही दिया था, वह उसे फोन करता था। लेकिन थोड़े दिनों बाद आसमा का फोन बिजी आने लगा। या तो वह अदनान जब भी उसे कॉल करता था आसमा का फोन बिजी आता था, या फिर आसमा उसका फोन नहीं उठाती थी। इस चीज ने अदनान को शॉक्ड कर दिया, क्योंकि उसने आसमा के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया था। अदनान की थिंकिंग थी, क्योंकि मैंने तुझे फोन दिलाया है, तेरे ऊपर खर्चा किया है, इसलिए तेरा पूरा अटेंशन मेरे ऊपर होना चाहिए, और तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मेरे फोन को काट रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो। ये घटनाएं यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। अब आसमा ऐसा अक्सर करने लगती है और अदनान को अब आसमा के ऊपर शक होने लगता है। अदनान के दिमाग में ये ख्याल आता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आसमा जिसने अपने शादीशुदा पति को धोखा दिया है, कहीं अब वह अदनान को भी तो धोखा नहीं दे रही। यानी कि अब अदनान के दिमाग में एक ख्याल आने लगा था कि कहीं आसमा उसके दिए हुए फोन से किसी और से तो बात नहीं करती। अब इस बात को लेकर अक्सर अब इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इन्हीं झगड़ों के कारण अब अदनान धीरे धीरे मेंटली पागल होने लगा था। वह गुस्से में रहना शुरू कर देता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था, क्योंकि उसे इस चीजों की उम्मीद नहीं थी। अब एक दिन अदनान ने डिसाइड किया कि अब वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगा और सारे राज को उजागर करेगा। और वो दिन था 11 जून 2024 का। बताया जाता है कि ये दिन भी आम दिनों की तरह ही था और अदनान आसमा को आज सुबह मिलने के लिए बुलाता है। इनके मिलने की जगह थी वही कब्रिस्तान जहाँ पर अक्सर ये लोग मिला करते थे। अभी जगह क्योंकि नॉर्मल हो चुकी थी इन दोनों के लिए, तो आसमा वहाँ पर आ जाती है। पर ये दिन अब आसमा की तरह नॉर्मल दिनों की तरह नहीं होने वाला था। आसमा बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर अदनान से मिलने के लिए पहुंच जाती है। अदनान वहाँ पर उसका पहले से ही वेट कर रहा था और आसमा जैसे ही कब्रिस्तान में आती है, अदनान सबसे पहले उससे उसका फोन छुड़ाता है। अदनान उससे उसका फोन लेकर सबसे पहले ये चेक करता है कि आखिर आसमा बात किससे करती है। और जब वह उसका फोन चेक करता है, आसमा इस फोन से अदनान और सलीम के अलावा और कई सारे अनजान लड़कों से भी बात करती है। यानी कि जैसा उसने सोचा था वो यहाँ पर सच निकला। अदनान जैसे ये सब देखता है वह हैरान हो जाता है। उसे ये लगता है कि उसने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने आसमा के ऊपर पैसा खर्चा किया था सब कुछ वेस्ट है। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? हालांकि सोचा जाए यहाँ पर अदनान को तो उसके कर्मों की सजा ही मिली थी। उसने भी उसकी पत्नी को चीट किया था, उसके बदले में भी उसे चीट ही मिला। बहरहाल हम कहानी की बात करें तो अब जैसे ही अदनान को इस बारे में पता चलती है, आसमा उसे कुछ समझा पाती इससे पहले ही अदनान अपने जेब से चाकू निकालता है और उसका गला रेत देता है। यानी कि हम ये बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि अदनान इस चीज की प्लानिंग अपने घर से ही करके आया था। अदनान ने यहाँ पर डिसाइड कर दिया था कि अब वह आसमा से बदला जरूर लेगा। चंद कुछ ही सेकंड में आसमा की यहाँ पर जान निकल जाती है, क्योंकि उसका गला रेत दिया गया था और अदनान का यहाँ पर हाथ भी नहीं कांपते। क्या तुम ये बात सोच सकती हो कि एक इंसान ऐसा कर सकता है? अदनान का यहाँ पर ऐसा करने पर बिल्कुल भी दिल नहीं घबराता। ऐसा लगता है देखकर कि जैसे कि उसने पहले कुछ जानवरों पर पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी हो। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आसमा का कत्ल हो चुका था। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अब ये सवाल ये उठता है कि ये घटना बाहर घटित हुई है, ना कि चार दीवारियों के बीच। अब जब अदनान आसमा को मार रहा था तो उसे ऐसा करते हुए क्या किसी ने नहीं देखा? तो हम इस चीज को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये मिलते ही उस जगह पर थे जहाँ पर लोग अक्सर आया जाया नहीं करते थे, इसलिए इस घटना को वहाँ पर किसी ने नहीं देखा। वहीं अदनान ने इतनी तेजी से अपने चाकू को चलाया कि आसमा यहाँ पर डिफेंस भी नहीं कर पाई। अदनान ने बिना किसी के सामने आए अपने इस कर्म कांड को अंजाम दे दिया था। ये सब अदनान के लिए एक मूवी की तरह था कि कैसे उसे प्रेम में धोखा मिला और उसने अपने उस प्रेमिका को मार का बदला ले लिया, जो कि एक पूरी तरीके से इलॉजिकल था। अदनान को वही मिला जो कि उसने किया था, यानी कि जैसा कर्म उसने किया था उसकी सजा भी उसे वैसे ही मिली। उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और बदले में उसे धोखा ही मिला। बहरहाल अदनान के दिमाग में ये बातें कहाँ आने वाली थी? उसके दिमाग में तो केवल फिल्मी बातें चलती थी, जैसे कि उसने मूवी में देखा है। अदनान वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। अदनान जिसे ये लग रहा था कि शायद वह अब यहाँ पर पकड़ा नहीं जाएगा। अदनान ने गुनाह तो कर दिया था, अब बारी थी उसे सजा मिलने की। आसमा की डेड बॉडी उस जगह पर पड़ी हुई थी। अब शुरुआत में तो लोगों की उस पर नजर नहीं जाती, पर थोड़े टाइम बाद कुछ लोग उसे देखते हैं। लोग जैसे ही वहाँ पर डेड बॉडी को देखते हैं वह तुरंत ही समझदारी दिखाकर पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है, पूछताछ करती है कि क्या कोई ये जानता है कि किसकी डेड बॉडी है। अब क्योंकि आसमा जो कि वहाँ की रहने वाली नहीं थी, वह दूर रहती थी। वैसे वो किराए से रहते थे और जहाँ पर वो किराए से रहती थी वो जगह भी उस कब्रिस्तान से दूर थी। लोग यहाँ पर आसमा को पहचान नहीं पाते हैं और पुलिस अब आसमा
की डेड बॉडी को ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। वहीं आजमा की डेड बॉडी को देखकर पुलिस ये पूरी तरीके से समझ चुकी थी इसका मर्डर हुआ है। अब बारी थी कातिल को पकड़ने की। बहरहाल सलीम जो कि अपने रोज की तरह ही जब अपने काम से घर लौटता है, उसे अपने घर में अपनी पत्नी यानी कि अपनी वाइफ आजमा नहीं मिलती। सलीम आसपास बहुत उसे ढूंढता है पर आजमा उसे जब नहीं मिलती तो वह पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। सलीम पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि कैसे आजमा जो उसकी पत्नी है वह गायब हो चुकी थी और वह उसे सुबह से नहीं मिल रही है। अब सलीम ने जैसे आजमा के बारे में बताया था और उसकी फोटो दिखाई थी, अब पुलिस वाले समझ चुके थे। वे अपने थाने में जब इसके बारे में बात करते तो ये बात समझ जाते कि जो डेड बॉडी मिली है वो किसी और के नहीं बल्कि आजमा की ही है। अब यहाँ पर पुलिस सलीम से पूछताछ करती है कि क्या उसे किसी पर शक है या फिर कोई ऐसी बात है जो पुलिस को वो बता सकता है जिसके कारण वे कातिल तक पहुंच सके। यहाँ पर सलीम अदनान और आजमा के रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देता है और अब पुलिस का पहला शक जाता है अदनान के ही ऊपर। पुलिस सीधे अब अदनान के घर में जाती है, वह अदनान को अरेस्ट कर लेती है और तभी उन्हें अदनान के पास वो मर्डर वेपन भी मिल जाता है जिसे अदनान ने आजमा को मारा था। पर यहाँ पर एक ऐसी चीज थी जिसने सबको शॉक्ड कर दिया था, वो था अदनान का बिहेवियर। पुलिस जैसे ही अदनान के घर में जाती है, अदनान बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करता। वह पुलिस वालों के साथ कह सकते हैं वह नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था और पुलिस के साथ वह पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। अदनान यहाँ पर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालता, वह अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश भी नहीं करता। वो सब चीजों को एक्सेप्ट करता है और जो चीजें चल रही हैं वह उसे होने देता है। अदनान यहाँ पर बिल्कुल भी चिल था, उसका मूड एकदम नॉर्मल था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब उसका ऐसा कैसा बिहेवियर था आप उसकी एक छोटी सी वीडियो देख सकते हो। अदनान की एक जो वीडियो क्लिप है उसमें आप देख सकते हो कि कैसे वह अपने बाल को ठीक कर रहा था जैसे कि वह हीरो की तरह हो, अपने आप को हीरो प्रेजेंट कर रहा था। वह केवल स्माइल कर रहा था जैसे कि वह खुश हो। ये काफी ज्यादा दर्दनाक और भयावह था क्योंकि यहाँ पर अदनान को अपने इस काम के ऊपर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह तो खुश था और अपने इस काम को जस्टिफाई कर रहा था मूवी के जरिए। बल्लू संजय फैन हूँ संजय के सर में। अदनान के दिल में पश्चाताप की कोई भी भावना नहीं थी, उसे तो बस एक मूवी की कहानी की तरह ही लग रहा था। अदनान के ऐसे बिहेवियर को देखकर ऐसा साफ लग चुका था कि कैसे वह एक लड़की से प्यार करता था, उसने उसे मार दिया और उसके अंदर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, तो हम उसकी मानसिक हालात को समझ सकते हैं कि उसका दिमाग किस तरीके से सोचता है। अदनान की एक क्लिप है, शायद ये एक इंटरव्यू है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर ने लिया था और शायद यही सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। अदनान वहाँ पर सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि कैसे आखिर जब उसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो अदनान कहता है कि उसने जिसे मारा है वो उसकी प्रेमिका थी और उसे प्यार में धोखा मिला था, इसलिए उसने उसे मार दिया और उसने उसे वैसी ही सजा दी है जैसे कि उसने किया है। आप एक छोटी सी क्लिप उसकी देख सकते हो और सारी सिचुएशन को समझ सकते हो। बल्लू हाँ, क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा, और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। हालांकि एक सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर अदनान को यह अधिकार किसने दिया कि वह किसी को उस काम के लिए सजा दे जो कि काम उसने खुद नहीं किया है। अदनान का कहना है कि क्योंकि उसे प्यार में धोखा मिला इसलिए उसने उसे मार दिया, लेकिन अदनान ने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया था, इस गुनाह की सजा वह अपने आप को किस तरीके से देगा। अदनान का कहना था कि अगर उसका कोई दोस्त है और वो भी उसे धोखा देता है तो वह उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। अदनान ने बताया है कि कैसे वह संजय दत्त का बहुत बड़ा बहन है। तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अदनान ने बताया कि कैसे जो संजय दत्त की जो मूवी थी वास्तव उसमें जो पल्लू बलराम नाम का कैरेक्टर था वह अपने आप को उससे काफी ज्यादा कनेक्ट करता है और उसने भी वही किया। बल्लू संजय फैन हूँ संजय के सर में। और ये जो पल्लू बलराम नाम का कैरेक्टर था वह संजय दत्त की खलनायक मूवी का एक किरदार है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पल्लू बलराम ने अपने प्यार के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया था पर अदनान ने यहाँ पर कुछ और किया। गाइस ये एक उदाहरण है कि कैसे हमारे समाज में भी एक ऐसा हिस्सा है जो कि मूवी के जरिए गलत तरीके से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। यही कारण है कि मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड होता है ताकि वे उन सारी चीजों को रोक सकें जिससे लोग गलत इन्फ्लुएंस ना हो। हम बात करें अदनान की तो अभी अदनान जो कि पुलिस के गिरफ्त में है और अब सारे सबूत उसके खिलाफ मिल चुके हैं। देखना ये होगा कि आखिर पुलिस उसे किस तरीके की सजा दिलाती है, जहां पर जैसा कि इस मुझे नजर आ रहा है अदनान को या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद। हालांकि यहाँ पर इस केस से रिलेटेड एक बात है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसकी वीडियो को फैलाया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, इसे थोड़ी कूल तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है जो कि एकदम पूरी तरीके से गलत है। इसे इस तरीके से दिखाकर आप एक क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हो और भगवान ना करे इस तरीके से कोई घटनाएं आपके आसपास के लोगों पर घटित हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि इसे यहीं पर रोका जाए, इसे क्रिटिसाइज किया जाए, इसे
गलत साबित किया जाए। ये कोई कूल टैग नहीं है जिसे फैलाया जाए और समाज कुछ उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि इस केस से रिलेटेड बस इतनी ही अपडेट निकल कर आई है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जरूर दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी शॉर्ट वीडियो आपको देख के मिले और आप अपडेटेड रहें इस तरीके के केसेस से। गाइस, क्या सोचना है आपका इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आप अपने जीवन में इस तरीके की क्राइम घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ कि आप अपने जीवन में सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहें और आप इन क्राइम की घटनाओं से कोसों दूर रहें। आप एक अच्छा जीवन जिए, आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, मिलते हैं इसी तरीके की किसी क्राइम की अगली घटना के साथ जहाँ पर आपको जरूर कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। इसी भावना से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।